नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके सामने हाजिर हुए एक नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2024। जी हाँ, आपकी बोर्ड परीक्षा जो कि फरवरी में शुरू होगी, उसके लिए आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर के साथ हाजिर हुए हैं। हमने कक्षा 10वीं के कई विषयों के मॉडल पेपर अपलोड कर रखे हैं। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर देख लीजिए, और आपने हमारे चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो चैनल की सदस्यता ले लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। आइए अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल प्रश्न पत्र है, जिसका आपको संपूर्ण हल सहित यहाँ पर बताया जाएगा। कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान है। पूर्णांक आपके 25 नंबर का होने वाला। आपको समय मिलने वाला है 3 घंटे 15 मिनट, यानी कि 15.25 घंटे को आपको टाइम मिलेगा। इसके बाद है कि परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश आप पढ़ सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको रोल नंबर लिखने होंगे। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इसी तरह यहाँ पर सभी सवाल आप निर्देश आप आराम से देख सकते हैं। अगला है खंड जो जिसमें आपको वस्तुनिष्ठ सवाल यानी कि अबसद वाले सवाल देखने को मिल रहे हैं। कुल 15 सवाल हैं और सभी एक एक नंबर के यानी कि 15 नंबर के आपके वस्तुनिष्ठ सवाल देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी। 1917, 1918, 1929, 1939। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1917 में हुई थी, जो कि 1918 में खत्म हुआ था। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, यानी कि आपके ऑप्शन ब राइट होगा। अगला है कि भाप के इंजन से संबंधित हैं, तो भाप के इंजन से जेम्स वाट संबंधित हैं। 1780 में प्रकाशित बंगाल गजर पत्रिका थी, तो बंगाल गजर एक साप्ताहिक पत्रिका थी, यानी कि सप्ताह में एक बार प्रकाशित होती थी। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं, भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो 27% भाग पठारी क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है। इसके बाद है कि सरिस्का बाग रिजर्व स्थित है। सरिस्का राजस्थान में स्थित है, जो कि राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। अगला सवाल आप देख सकते हैं कि भारत का चीनी के उत्पादन में विश्व में स्थान है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। अगला है कि निम्नलिखित में से जल परिवहन का प्रकार है? सड़क परिवहन, रेल परिवहन, पाइपलाइन या समुद्री परिवहन। तो जल परिवहन का प्रकार है समुद्री परिवहन। अगला है कि सिंहली किस देश की भाषा है? तो सिंहली श्रीलंका की भाषा है, जो कि भारत का पड़ोसी देश है। अगला है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं की संख्या है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात है? तो 2011 की जनगणना अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है। लिंगानुपात होता है कि 1000 महिलाओं पर पुरुषों की 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, यानी कि भारत में 1000 पुरुष हैं तो 943 महिलाएं, यानी कि आप भारत का लिंगानुपात 943 है। अगला है कि निम्न में से बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है? तो बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक कांशीराम है। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो यह द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधि है, जो कि आपके ऑप्शन ब राइट होगा। अगला सवाल आप देख सकते हैं, जो कि 14वां सवाल है कि ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है? तो ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल साहूकार नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित कौन करता है? तो डब्ल्यूटीओ व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है। इसी तरह यहाँ पर पूरी आप उत्तरमाला देख सकते हैं, जिसमें सारणी के माध्यम से आपको पूरे उत्तर दिए गए हैं, जो कि 15 सवालों के हैं। इसके बाद आता है रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है कि बम्बई में पहली कपड़ा मिल कब लगी थी? तो बम्बई में पहली कपड़ा मिल 1856 में लगी थी, तो यहाँ पर आपके 1856 आएगा। अगला है कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं कौन है? तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फूले हैं। अगला है कि कच्चा तेल गैर संसाधन है, यानी कच्चा तेल कैसा गैर संसाधन है? तो कच्चा तेल गैर नवीनीकरण संसाधन है। अगला है कि विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या है? तो एकीकरण की प्रक्रिया वैश्वीकरण है। यहाँ पर आपकी वैश्वीकरण आएगा। अगला आप देख सकते हैं कि शिरोमणि अकाली दल का संबंध मुख्यतः किस राज्य से है? तो शिरोमणि अकाली दल का संबंध पंजाब राज्य से है। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं कि किस शासन प्रणाली में अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है? तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है, तो यहाँ पर लोकतांत्रिक आएगा। जवाहरलाल नेहरू गर्व से किसको आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे? तो बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे, तो यहाँ पर बांध आएगा। इसी तरह अगला सवाल आप देख सकते हैं, जिसमें लघु उत्तरात्मक सवाल हैं, जिसमें आपको निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्द या एक पंक्ति में देने हैं। जिसमें आप देख सकते हैं कि बेकार क्या है? तो बेकार है कि बिना मजदूरी के दिए काम कराना बेकार कहलाता है। इसके बाद अगला है कि फ्लाई शटल क्या है? तो फ्लाई शटल बुनाई में प्रयोग होने वाला रस्सियों और पुलियों के द्वारा चलने वाला एक यांत्रिक औजार है। इसके बाद अगला है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो स्पिनिंग जेनी का
आविष्कार जेम्स हर्ग्यूज ने किया है। तो ये आविष्कार आप याद रख कर लीजिए, आपका आविष्कार में से एक या दो सवाल बनने वाला है, तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं कि सरकार के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए। तो सरकार के 3 अंग हैं मुख्य रूप से, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका हैं। अगला है कि वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? क्रम के आधार पर समाज को 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजन की व्यवस्था को वर्ण व्यवस्था कहलाती है। सबसे ऊपर ब्राह्मण होते हैं, उसके नीचे क्षत्रिय होते हैं, उससे नीचे वैश्य होते हैं और सबसे नीचे शूद्र होते हैं। ब्राह्मण होते हैं जो शास्त्रों का काम करते हैं, क्षत्रिय होते हैं जो युद्धों का काम करते हैं, वैश्य होते हैं जो व्यापार करते हैं और शूद्र होते हैं जो इन तीनों वर्णों की सेवा का कार्य करते हैं। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं कि राजनीतिक दलों को मान्यता व चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो चुनाव आयोग यानी कि निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह व मान्यता आवंटित करता है। अगला सवाल है कि सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित कीजिए। सकल घरेलू उत्पाद किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। अगला है कि वे कंपनियां जिसका कारोबार एक से अधिक देशों में वो क्या कहलाती हैं? तो जिन कंपनियों का व्यापार एक से अधिक देशों में होता है उसको बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती हैं। इसके बाद अगला सवाल है कि भारतीय वन्य जीव वन्य जीवन रक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया था? तो भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। ध्वनि प्रदूषण से मानव पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? संक्षेप में बताना है। ध्वनि प्रदूषण से खिन्नता, उत्तेजना के साथ साथ श्रवण असमता यानी कि सुनने में दिक्कत हो जाती है, हृदय गति, रक्तचाप तथा अन्य कायिक व्यथाएं भी बढ़ती हैं। इसके बाद खंड ब आता है जिसमें आपको 2 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, जो कि प्रश्न संख्या 4 से लेकर आपको 15 तक 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप सभी क्वेश्चन आराम से देख सकते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर आप नोट लगाकर याद कर लीजिए कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? तो राष्ट्रीय आंदोलन के जवाब में गठित किए गए साइमन कमीशन को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और इसके बारे में सुझाव देने थे। 1928 में भारत पहुंचे इस साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया था। यानी कि ये 1928 में भारत पहुंचा था। तो ऐसा भी सवाल आ सकता है कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था और भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया था? तो सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण भारतीयों ने इसका विरोध किया था, जिसमें लाला लाजपत राय ने सबसे ज़्यादा विरोध किया था, जिसकी पुलिस की लाठियों से मौत हो गई थी। इसके बाद अगला है कि मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या योगदान दिया? कोई 2 बिंदु आपको लिखने हैं, जिसमें है कि गरीबों के लिए पुस्तकें उपलब्ध होना और सार्वजनिक पुस्तकालय, जिसके आप या सभी देख सकते हैं। फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं सभी बोलकर बताऊंगा। तो अगला आप देख सकते हैं कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? कोई 2 तर्क लिखी है। तो सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता लोकतंत्र में राजनीतिक हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता से बचने तथा राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व हेतु सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। दूसरा पॉइंट है कि लोकतंत्र में सभी समूह सत्ता की साझेदारी के माध्यम से शासन व्यवस्था से जुड़े रहते हैं, जिससे कार्य कुशलता बनी रहती है। अगला है कि किन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बनाते। भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र यानी कि वो किसी भी धर्म को नहीं मानता है, यानी कि सभी धर्मों को समान रूप से महत्व देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने के 2 प्रावधान ये हैं, जिसमें भारत राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। संविधान के अनुसार सरकार किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। अगला है कि देश के सभी नागरिकों को कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता दी गई है। नागरिक अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को मान सकते हैं और उसका प्रसार कर सकते हैं। यानी कि धर्म के मामले में भारत कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता है, इसलिए इसको धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहते हैं। अगला है कि राजनीतिक दलों में सुधार के कोई 2 बिंदुओं को उल्लेख करना है, यानी कि राजनीतिक दलों में सुधार करना है तो आपको 2 बिंदु बताने हैं। यहाँ पर देख सकते हैं राजनीतिक दलों के नियमित संगठनात्मक चुनाव अनिवार्य करवाए जाएं, यानी कि संगठन में हमेशा चुनाव की जाए, इसलिए उसकी सुधार हो सकता है। राजनीतिक दलों के लिए आयकर की रिटर्न भरना अनिवार्य किया जाए। इसी तरह राजनीतिक दलों को धर्मनिरपेक्ष रहना चाहिए। यहाँ पर आप कई कारण लिख सकते हैं, जिनमें से आपको 2 कारण बताने हैं। अगला सवाल है कि लोकतंत्र की कोई 2 आर्थिक उपलब्धियां आपको बतानी है। तो लोकतंत्र की 2 आर्थिक उपलब्धियां हैं। गरीब मुल्कों के आर्थिक विकास में लोकतंत्र तानाशाही शासन से बेहतर हैं। लोकतंत्र जनता को कोई भी व्यवसाय या पैसा अपनाने तथा जहाँ चाहे वहाँ निवेश करने का अधिकार देता है। तो ये लोकतंत्र की 2 आर्थिक उपलब्धियां हैं। लोकतंत्र की कई आर्थिक उपलब्धियां, लेकिन उनमें से आपको 2 लिखने को कहा है, तो आप 2 आराम से लिख सकते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद अगला है कि धारणीयता विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो विकास की धारणीयता का तात्पर्य है विकास के स्तर को ऊंचा उठाना तथा विकास के वर्तमान प्रकार एवं स्तर भावी पीढ़ी हेतु बनाए रखने रखने से, ताकि वे बेहतर जीवन जी सकें। विकास की धारणीयता से पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकी संतुलन को भी बल मिलता है।
इसी तरह यहाँ पर सभी सवाल आप आराम से देख सकते हैं, सभी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं। इसके बाद ये 14 सवाल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप स्टार लगाकर याद कीजिए कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के कोई दो आपको लक्ष्य बताना है। तो ये आंदोलन जंगलों के बांध के पानी में डूबने से ऐसे पर्यावरणीय मुद्दों पर केंद्रित हैं। अगला है कि इस आंदोलन का लक्ष्य बांध से विस्थापित गरीब लोगों को सरकार से संपूर्ण पुनर्वास की सुविधाएं दिलाना है। यानी कि बांध तो बनाने पड़ते हैं, लेकिन लोगों को भी संपूर्ण पुनर्वास भी देना होता है, यानी कि सभी लोगों को पुनर्वास देना होता है, उसको घर देना होता है ताकि वो अच्छी ज़िंदगी जी सकें। इसके बाद अगला सवाल है कि उत्तरी मैदान में रेल परिवहन का विकास है विस्तार अधिक व हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में कम हुआ है, तो उसको आप कारण बताना है। इसका बाद खंड स आता है जिसमें आपको दीर्घ उत्तरात्मक सवाल देखने को मिल रहे हैं। ये सवाल सभी 3-3 नंबर के हैं, कुल 4 सवाल हैं और इसमें आपको अथवा वाले सवाल देखने को मिल रहे हैं, यानी कि दोनों में से आपको कोई एक करना है। जैसे आप देख सकते हैं कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थिति का वर्णन करना है अथवा गहन जीविका कृषि को समझाते हुए इसकी प्रमुख समस्या बतानी है। तो जो भी आपको अच्छी तरह से याद हो उस प्रश्न को आप कर सकते हैं। इसमें आपको 100 शब्दों में उत्तर देना होगा, यानी कम से कम आपको 10 से 12 लाइन में उत्तर देना ही होगा। तो पर यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों के आंसर। इसके बाद अगला सवाल है कि 1929 की महाबंदी को समझाते हुए उसके दो कारणों का उल्लेख करना है अथवा गिरमिटिया प्रथा का अर्थ स्पष्ट करते हुए अध्याय में दिए गए विवरणों के आधार पर उनके हालातों के बारे में बताना है। यह भी आपके 3 नंबर का सवाल है और दोनों में से आपको कोई एक करना होगा। फिर 18वां सवाल है जिसमें आपको बताया गया कि संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का आपको वर्णन करना है अथवा 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के महत्वपूर्ण अंतरों को बताना है। यहाँ पर इसके आंसर आप देख सकते हैं, पॉइंट बनाकर आप आंसर लिखेंगे, आपको ज़्यादा नंबर मिलने की संभावना है। अगला है कि बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है। बेरोजगारी के दो प्रकारों का आपको उल्लेख करना है कि बेरोजगारी किसे कहते हैं और दो प्रकार बताना है। तो बेरोजगारी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप आराम से याद कर सकते हैं। जैसे है कि बेरोजगारी का तात्पर्य ऐसी अवस्था से है जिसमें व्यक्ति काम करने के योग्य है तथा काम करना चाहता है किंतु उसे काम नहीं मिलता है, यानी कि जिसको काम करने की उसमें योग्यता है लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है, तो उसको बेरोजगारी कहते हैं। जिसमें दो प्रकार है, जिसमें खुली बेरोजगारी और प्रश्न या छिपी हुई बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी का तात्पर्य उस स्थिति है जिसमें योग्य व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य करता है किंतु उसे काम नहीं मिल पाता, अर्थात वे पूरी तरह से बेरोजगार रहते हैं। अगली है प्रश्न या छिपी हुई बेरोजगारी, जिसमें लोगों को योग्यता के अनुरूप पूरा काम नहीं मिल पाता है। वे रोजगार पर तो लगे रहते हैं किंतु उत्पादन में उसका कोई योगदान नहीं होता है, यानी कि वो चाहते कुछ और है लेकिन उसको काम काम कोई दूसरा मिलता है, तो उसको प्रश्न या छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं, आगे खंड द है जिसमें आपको निम्नात्मक सवाल देखने को मिल रहे हैं। इसमें आपको कुल 3 सवाल देखने को मिलेंगे, सभी 66 नंबर के क्वेश्चन है और इसमें भी आपको अथवा वाले सवाल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों के उत्तर। इसमें आपको 200-250 शब्दों में कम से कम 25-30 लाइन में उत्तर लिखना है, यानी कि आपको एक पेज से ज़्यादा इसमें उत्तर लिखना होगा, तभी आपको 4 नंबर मिलेंगे। इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं 21वां सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि आपको फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात फ्रांस में आए बदलावों का विस्तार से वर्णन करना है अथवा ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना में किस प्रकार भिन्न था, आपको वर्णन करना है। तो इसको आप आराम से कर सकते हैं। और लास्ट सवाल 22वां सवाल है जिसमें आपको मानचित्र दिया गया है कि प्रश्न का उत्तर दिए गए मानचित्र में देना है, जिसमें दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित कोयला खानों को आपको अंकित करना है, जिसमें सिंगरौली, रानीगंज और सिंगरैनी, नेवेली आज 4 कोयले खाने दिए गए, इनको आपको मानचित्र में अंकित करना है। अथवा आपको दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित आणविक ऊर्जा संयंत्रों को अंकित करना है, जिसमें है नरोरा, रावतभाटा, तारापुर, कल पक्का। तो इसको आप आराम से कर सकते हैं। ये आपका रहा पहले वाले का उत्तर जिसमें आपको सिंगरौली, रानीगंज वगैरह दर्शाए गए हैं, और ये आपके अथवा वाला उत्तर है जिसमें आपको परमाणु आणविक ऊर्जा संयंत्र दिखाए गए हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। आपने हमारे चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो चैनल की सदस्यता ले लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।